एक छोटा सा कस्बा जहाँ रहकर किसी की भी छोटी मोटी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती थी, जैसे स्कूल, अस्पताल, छोटा सा कॉलेज और तहसील के साथ ही जो सबसे अच्छी बात थी वो थी यहाँ की हरियाली और सफाई, जिसकी वजह से कोई भी सरकारी कर्मचारी यहाँ मजबूरी से नहीं बल्कि खुशी से रहता था। यहीं पर तालाब किनारे बने पुराने मकान में हरिशंकर सहाय जी भी अपने छोटे से परिवार, जिसमें उनकी पत्नी कौशल्या, बेटा राजीव, बहू सांझ और 5 वर्ष का पोता नन्नू के साथ खुशी और शांति से रहते थे। ज़्यादा तो नहीं था उनके पास, पर भगवान की कृपा से किसी बात की कमी नहीं थी। राजीव तहसील में बाबू था। 10 बरस होने को आए थे उसकी नौकरी को, पर सरकार की तरफ से अभी तक पक्का होने का ऑर्डर नहीं मिला था। अतः कम तनख्वाह ही सही, पर सरकारी नौकरी है, यह सोचकर वह पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करता था। हरिशंकर जी खुद अपनी छोटी सी दुकान चलाते, जहां ज़रूरत का सारा सामान रखते थे, जैसे किराना, बिजली का सामान, स्टेशनरी आदि। 2 बेटियां भी थी जिन्हें अपनी दुकान और बेटे की छोटी सी तनख्वाह में से ही पैसे जोड़कर ब्याह दी थी। इनके व्यवहार और शालीनता को देखकर अच्छे घरों में उनका रिश्ता हो गया था और भगवान की कृपा से दोनों सुखी थी। पत्नी कौशल्या और बहू सांझ दोनों मिलकर घर का काम संभालती थी, जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना और भी सारे काम आपस में मिलकर ख़त्म करती। सांझ 4 बहनों में सबसे बड़ी थी और घर की माली हालत भी अच्छी न थी, तो उसके पिता ने जल्द ही चारों बेटियों के हाथ पीले कर दिए थे। पर उनकी सुंदरता और सुघड़ता को देखकर ब्याहने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। 8 साल पहले सांझ इस घर में आई थी। बड़ी बड़ी आंखों के बीच माथे पर गोल बिंदिया, पाँव में छमछम करती पायल, हाथों में भर भर के लाल चूड़ियाँ और लंबी चोटी में गुथी हुई मोगरे के फूलों की लड़ी सच में साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। कौशल्या बलाए लेते न आघाती और राजीव तो जैसे अपनी सुध बुध ही खो बैठा, हर समय बस उसके पास आने के मौके देखता रहता और अकेला पाकर झट से उसे बाहों में भर लेता। सांझ ने अपने प्यार और स्वभाव से जल्द ही सबका मन मोह लिया था। वह ज़्यादा पढ़ लिख तो पाई नहीं थी, पर उसकी चतुराई में कोई कमी नहीं दिखती। कम खर्चे में कैसे गृहस्थी चलानी है उसे अच्छे से आता था। उसके हाथों में बरकत थी। चमचमाती रसोई के डब्बे हमेशा भरे रहते, सफाई इतनी जैसे आज ही दिवाली हो। घर पुराना जरूर था, पर उसने उसे सजने संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दरवाजे पर रेशमी धागों से बुने हुए क्रोशिये से बने बंधनवार, अलमारियों में रखे फूलदान और टेबल पर बिछा हुआ कवर हर चीज़ अपने हाथों से बनाई थी। घर में कुछ कमरे कच्चे भी थे, जिन्हें हर 15 दिनों में लीपा पोत कर साफ सुथरा रखती थी। आंगन में तुलसी का घरौंदा, चारों तरफ क्यारियाँ और उनमें लगी मौसमी सब्जियाँ, जिनमें से लाल लाल टमाटर तोड़कर चटनी बनाई जाती, धनिए की पत्तियों से दाल का स्वाद बढ़ाया जाता और बारिश होने पर हरी मिर्ची के पकोड़े बनते। कुछ फूलों के पौधे भी थे, जिनमें गेंदा, गुलाब और मोगरा, जिनका गजरा बना कभी कभी वह अपनी चोटी में लगा लेती और राजीव को उसमें वही 8 साल पहले वाली सांझ नजर आने लगती, जो आज भी पहले की तरह ही प्यारी और भोली दिखती है। और सांझ भी उसके गले लगकर देखते ही देखते कब 8 साल निकल गए पता ही न चला। अब तो उनका बेटा नन्नू भी 5 साल का हो गया था, पर सांझ आज भी उतनी ही प्यारी लगती, वैसे ही सज संवर के रहती थी और अपने प्यार और समझदारी से सबका मन मोह चुकी थी। सुबह तारों के उजेले उठती, साफ सफाई कर पूरा घर धोती, खुद भी नहा धोकर पूजा करती, लड्डू गोपाल जी का भोग लगाकर दिया जलाती। आरती की घंटी और अगरबत्ती की धीमी धीमी सुगंध से सभी उठकर अपने कामों में लग जाते। माँ बाबूजी और राजीव को चाय देने के बाद नन्नू को उठाकर स्कूल के लिए तैयार करती, तब तक बाबूजी भी तैयार होकर आ जाते। नन्नू के साथ नाश्ता कर उसको स्कूल छोड़कर खुद भी अपनी दुकान पर चले जाते। तब तक 8 बज गए होते। इसी बीच कौशल्या खाने की तैयारी कर चुकी होती है।
नरम नरम पालक तोड़ के काट दी। राजीव बहुत दिनों से कह रहा था दाल पालक खाने की, और लहसुन की चटनी हरी मिर्ची के साथ आटा भी गूंद दिया था। सांझ ने घड़ी देखते हुए झटपट दाल में तड़का लगाया और चटनी के साथ गरम गरम फुलके रखकर राजीव को थाली परोसते हुए सासू माँ को भी खाना लगा दिया, क्योंकि उनकी भी दवा का वक्त हो रहा था। पर उन्होंने भला बहू के बिना कभी खाया है क्या जो आज खाती। दूसरी थाली परोसते हुए सांझ को आवाज़ लगाई। तब तक राजीव जा चुका था और कौशल्या सांझ के साथ खाना खाते हुए आदत के अनुसार इधर उधर की बातें भी सांझ को बता रही थी। खाना खाकर रसोई समेटने के बाद कौशल्या को दवाई देकर सांझ भी आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर कहते हैं ना कि कभी कभी खुद की भी नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ सांझ के साथ होने वाला था। अचानक बहुत ही बुरी खबर आती है। घर में मातम छा जाता है। सारी खुशियां धरी रह जाती हैं। सच में उन्हें खुद की ही नज़र लग गई थी। अब बस एक सन्नाटा, तड़पती हुई सांझ और बहू को देखकर एक आह भरती हुई माँ। सब कुछ खत्म हो चुका था। राजीव को गुजरे हुए पूरे 4 महीने बीत चुके थे जब से उसके एक्सीडेंट की खबर और कुछ ही पलों में मौत की खबर फ़ोन पर सुनी। तभी सांझ एक बेजान सी गुड़िया बनकर रह गई थी। किसी मशीन की तरह उठकर नन्नू को स्कूल तो भेज देती, पर उसके बाद फिर सारा दिन उसके लिए किसी पहाड़ की तरह ही होता जो कांटे नहीं कटता। कौशल्या राजीव की माँ होकर भी कलेजे पर पत्थर रखकर बहू को समझाती रहती कि बेटा, ये ज़िंदगी रोकर नहीं गुजरती। बाहर निकल, लोगों से मिल, कुछ अच्छा सोच, तभी तो नन्नू को संभाल पाएगी। तुझे अपना ध्यान भी तो रखना है। हम कितने दिनों तक तेरा साथ दे पाएंगे। और आंखों की गीली कोरों को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए सांझ को गले लगा लेती है। सांझ सासू माँ के गले लगकर एक हल्की सी सिसकी लेकर बस सोचती हुई राजीव जी की तस्वीर देखने लगती है। उसके आंसू कब के सूख चुके थे। धीरे धीरे आर्थिक तंगी भी दिखने लगी थी। राजीव की नौकरी से भी कुछ खास नहीं मिला था। बस कुछ 1000 रुपये ही थे जो कब के ख़त्म हो चुके थे। बूढ़े जी कब तक और कितना कर पाते। बेटे के गम में इन 4 महीनों में उनकी उम्र 4 साल आगे खिसक आई थी। अब पहले के जितना काम उनसे नहीं होता। हालात को देखते हुए छत पर बने हुए 2 कमरों को किराए पर देने का फैसला किया गया था। सांझ चुपचाप सब सुन रही थी। माँ बाबूजी को इतना परेशान उसने कभी नहीं देखा था। अपनी सहमति में सिर हिलाते हुए उसने कहा, माँ, अगर आप कहें तो कमरों के साथ हम दोनों वक्त का खाना भी देते जाएं तो थोड़े पैसे और भी मिल जाएंगे। कौशल्या ने बहू की तरफ देखा। बेटा, तू परेशान मत हो। नहीं माँ, शायद मेरे भी कुछ समय कट जाएगा। यह सुनकर कौशल्या को पैसे से ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि कैसे भी सांझ कुछ तो बोली। अब तलाश थी एक अच्छे किराएदार की जो शरीफ होने के साथ ही जान पहचान वाला हो, जिसे बेझिझक वह अपने यहाँ रख सके। आखिरकार उन्हें अच्छा किराएदार मिल ही गया जो हरिशंकर जी के दोस्त का बेटा था, जाना पहचाना और अच्छे खानदान का, जो शहर से यहाँ आने वाला था। शहर यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर था, तो रोज़ आना जाना संभव न था। अतः निर्णय लिया गया कि वह साहागढ़ में रुककर ही नौकरी करेगा। सबसे बड़ी बात जो थी वह ये कि अमित की भी पोस्टिंग राजीव की जगह पर ही हुई थी, जो पूरी तरह सरकारी थी और सैलरी भी 35,000 रुपये महीने थी, तो जगह मायने नहीं रखती। वह पहली बार किसी छोटे शहर में आ रहा था, अतः पिता को पहली बार बेटे के घर से दूर जाने की चिंता तो सता ही रही थी। साथ ही साथ वह खुशी भी थी वह उसके खास दोस्त के यहाँ भी रहेगा, तो कुछ हद तक निश्चिंत भी थे। हरिशंकर जी ने तो यह तक कह दिया था कि वह अमित के रहने खाने का कुछ पैसे ले सकते हैं। आखिर वह भी तो उनके बेटे जैसे ही हैं। पर राम बाबू को अच्छी तरह से मालूम था कि वह किस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो अपनी कसम देकर उन्होंने किराया लेने को मना ही लिया था।
अतः 6,000 रुपये प्रति माह लेने की बात कह के उनको राजी कर लिया। आज 30 तारीख थी। अमित अपने पिता के साथ साहगढ़ पहुंच चुका था। दोनों दोस्त सालों बाद मिल रहे थे। गले लगकर रोए, सुख दुख की बातें की और शाम का भोजन करके बातें करते हुए कब आँख लग गई पता ही न चला। सुबह कौशल्या ने जल्दी जल्दी नाश्ते खाने की तैयारी की, क्योंकि अमित की नौकरी का भी पहला दिन था। नाश्ते से निपटकर अमित को दोपहर के खाने का डिब्बा दिया। यह देखकर राम बाबू भी बेफिक्र होकर बेटे को आशीर्वाद देकर शहर निकल गए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।